स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट था जिसने ये बताया कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में फ्लोट कब करेगा और सिंक कब करेगा और कौन कौन सी फोर्सेस उस पर लगती हैं। तो ये सब बातें बताई आर्किमिडीज ने। क्या बताया आर्किमिडीज ने? आर्किमिडीज ने इस तरह से एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर वाटर ले लिया, वाटर, यहां एक और बीकर उसने कलेक्ट कर दिया। वाटर कलेक्ट करने के लिए यहां एक और बीकर लिया, उसने एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स किया। ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट था W = mg। W है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे ही उसने डिप किया तो ये ऑब्जेक्ट का कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेड्थ है, कुछ हाइट है, तो L × D × H कर दे तो बन जाता वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था उसने यहां जाके उतने वाटर को डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर दिया, यानी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल आया वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर के इक्वल आया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट वाटर को डिस्प्लेस करेगा तो वाटर अपने डिस्प्लेसमेंट का अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा। इस फोर्स को, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है ये परपेंडिकुलर फोर्स है, और परपेंडिकुलर फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट। क्योंकि थ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है इसलिए इसको बोल देते हैं हम W' अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट बोलते हैं। अपथ्रस्ट को आप बोल सकते हो बैंड फोर्स। तो बैंड फोर्स या अपथ्रस्ट एक ही बात है। तो W' आपने जो है ये ले लिया बैंड फोर्स। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर आएगा तो ये लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। कुछ लिक्विड यहां से निकल करके इस बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। कितना लिक्विड निकलेगा? जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड यहां डिस्प्लेस्ड हो गया है। अगर हम इसका वेट कर लें, सपोज करिए ये वेट हमारे पास निकलता है 20 न्यूटन। ऑब्जेक्ट का मास ले लीजिए 10 kg, तो इसका वेट हो जाएगा 10 × 10 100 न्यूटन। यानी 100 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, 20 न्यूटन जो डिस्प्लेस्ड वाटर ने लगाई, ये आपके पास फोर्स कौन लगाएगा? डिस्प्लेस्ड वाटर। तो ये आपके पास अपथ्रस्ट है एक तरह से, ब्योंट फोर्स, या ये क्या है? अपथ्रस्ट या ब्योंट फोर्स है ये आपके पास। तो ब्योंट फोर्स हमारे पास है 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन ब्योंट फोर्स है, एक्चुअल वेट है 100 न्यूटन। तो वेट आ जाएगा जो हमारे पास 100 - 20, आपके पास अब वेट रह जाएगा 80 न्यूटन। इस वेट को बोलेंगे अपीरेंट वेट। अपीरेंट वेट यानी जो अब आपको नजर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 100 न्यूटन टोटल था, 20 यहां से डिस्प्लेस्ड वाटर हो गया, तो 100 - 20 80 न्यूटन। इसका मतलब है पहले ऑब्जेक्ट 100 का था, अब जो दिखाई दे रहा है वो 80 का है, यानी पहले से हल्का हो गया। इसका मतलब है कुछ वेट लूज हो गया। कुछ वेट क्या हो गया? लूज। लूज कितना हुआ ये भी कह सकते हैं लूजिंग वेट। लूजिंग वेट हम कह सकते हैं कितना वेट हुआ? एक्चुअल वेट 100 -
जो अब दिखाई दे रहे हैं 80, तो वेट लूज कितना हुआ 20 न्यूटन। तो लूजिंग वेट में 20 न्यूटन आया, बर्न फोर्स में 20 न्यूटन आई, ये दोनों इक्वल होते हैं। यानी ये जो वेट लूज होता है ये बाइट फोर्स की वजह से होता है। तो आर्किमिडीज ने यही बात बताई, कहता व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए लिक्विड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट immersed in a liquid, immersed in a liquid, then it loses some weight. An object immersed in a liquid, then it loses some weight. तो कुछ वेट को वो लूज करेगा। ऑब्जेक्ट को जब लिक्विड में इमर्स करते हैं तो कुछ वेट लूज होगा, इट लूजेस सम वेट। द लूजिंग वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड और बाइट फोर्स। यानी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड और बाइट फोर्स दोनों क्या होंगे इक्वल। तो आप ये कह सकते हैं लूजिंग वेट जो 20 न्यूटन आया ये इक्वल होता है बाइट फोर्स। और बाइट फोर्स कौन लगाता है, बाइट फोर्स लगाता था डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये इक्वल होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो आर्किमिडीज ने बताया अगर ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड वो आपके पास इक्वल होगा इस बाइट फोर्स की। बाइट फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स exerted by liquid in upward direction. तो losing weight 20 न्यूटन, बाइट फोर्स 20 न्यूटन लगाई किसने, ये लगाई है इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स exerted by liquid in upward direction। तो लिक्विड जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, लिक्विड भी डिस्प्लेस्ड लिक्विड, उसको हम बाइट फोर्स बोलते हैं। कहता है अगर बाइट फोर्स को कैलकुलेट करना हो तो किसके इक्वल होगी, तो हम कह चुके हैं बाइट फोर्स इक्वल होगी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो बाइट फोर्स इक्वल होती है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड को हम एक फॉर्मूला और में भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड को लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला आता है VdG, V वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, D डेंसिटी ऑफ लिक्विड और G ग्रेविटी। ये यहीं से बना है फॉर्मूला। आप इसको बनाना चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ये आया कहां से, तो हम ये भी कर सकते हैं, वेट को लिख सकते हैं मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू ग्रेविटी। अब मास होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय में वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर लिक्विड की बात करेंगे तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है। तो मैंने क्या किया, मास को लिख दिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है।
तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी, तो ये बन जाता है VdG। तो इस तरह से बेंड फोर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और ग्रेविटी। यानी लिक्विड की डेंसिटी को अगर मैं बढ़ा दूं या ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंक्रीज कर दूं तो बेंड फोर्स इंक्रीज होगी। इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट जितना बड़े वॉल्यूम का होगा उतना ज्यादा पानी हटा सकता है, तो यानी बेंड फोर्स इंक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी इंक्रीज कर दे। इस वाटर की जगह अगर हम सोल्ट ले लें, साथ सोल्ट वाटर ले लें या सोल्टी वाटर ले लें, तो सोल्टी वाटर के अंदर बेंड फोर्स का इफेक्ट इंक्रीज होगा। इट मींस अगर सिंपल वाटर में ये 20 आ रही है तो सोल्टी वाटर में ये 30 आ जाएगी। तो 100 माइनस 30 तब अपीरेंट वेट होगा 70 न्यूटन, यानी लूजिंग वेट इंक्रीज कर जाएगा। तो बेंड फोर्स सोल्टी वाटर के अंदर इंक्रीज करेगी, लूजिंग वेट भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज। अब क्या ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये लूजिंग वेट और वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड या बेंड फोर्स जो आपने कहा ये इक्वल होता है, ये बात प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि नहीं, ये हम एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। Verification of Archimedes' principle. Archimedes' principle states that when a body is totally or partially immersed in a fluid, it experiences an upthrust equal to the weight of the fluid displaced. That is, when an object is immersed in water, it feels lighter. The buoyant force does not depend on the weight or shape of the submerged object, only on the volume of the immersed part of the object. Archimedes' principle can also be applied to an object of density greater than that of the liquid. If the density of the object is greater than that of the fluid, the object will sink. If the density of the object is equal to that of the fluid, the object will neither sink nor float. If the density of the object is less than that of the fluid, the object will float. Aim. The experimental verification of the Archimedes principle by immersing an iron block into tap water and saturated salty water. Materials required: iron stand, spring balance, iron block, wooden base, digital balance, water, overflow can, 200 ml beaker, salt, glass rod and spatula. Procedure: hang the spring balance from an iron stand and note the reading of the spring balance. Place an overflow can filled with water on the wooden base. Now, hang the block from the spring balance and again note the reading of the balance. Place an empty beaker on the digital balance. Note the reading of the digital balance. Adjust the object holder on the iron stand to bring the spring balance with the suspended iron block down into the overflow can. Immerse the block fully in the water. Weight of the water displaced from the overflow can to the beaker is equal to the loss in weight of the block in water. Note down the reading of both the spring balance and the digital balance. Calculate the loss of water and upthrust using the formula. Loss in weight of the body is equal to mass of block in air minus mass of block in water multiplied by acceleration due to gravity. Upthrust is equal to volume of block multiplied by density of water multiplied by acceleration due to gravity. Preparation of saturated salty water.
Take 200 ml water in a beaker. Put some salt in the water and stir well. Continue to add salt till some salt is left undissolved in the water. Make sure that you stir the water well after each addition. Fill the overflow can with prepared salty water. Place it on the wooden base. Place an empty beaker on the digital balance and note down the reading of the digital balance. Hang the iron block to the spring balance and note its reading as well. Adjust the object holder on the iron stand to bring the spring balance with the suspended iron block down into the overflow can. Fully immerse the block in the salty water. Salty water displaces from the overflow can into the beaker. Note down the reading of both the spring balance and the digital balance. Calculate the loss of water and upthrust using the formula. Loss in weight of the body is equal to mass of block in air minus mass of block in salt solution multiplied by acceleration due to gravity. Upthrust is equal to volume of block multiplied by density of salt solution multiplied by acceleration due to gravity. It is found that loss in weight of the body is equal to the upthrust. Hence, Archimedes' principle is verified.